हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 9 वस्तुओं का भंडारण इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले परिचय इंट्रोडक्शन देखेंगे। रसोई की सामग्रियों के सही रखरखाव के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। सबसे पहले सामग्री को स्वच्छता के साथ रखना चाहिए ताकि खाद्य पदार्थ ठीक रहे। अलग अलग प्रकार की सामग्री को अलग अलग स्थानों पर रखें, जैसे कि धान्य को एक खुले डिब्बे में रखें और ताजगी बनाए रखने के लिए मिठाइयों को ठंडे स्थान पर रखें। विभिन्न उपयोग के आधार पर बर्तनों को व्यवस्थित रखना बहुत आवश्यक है ताकि आसानी से उपयोग हो सके। फिर किसी उत्पाद का खराब होना। भोजन तैयार करने के लिए बड़ी संख्या में और विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। रसोई की वस्तुओं में सूखी सामग्री जैसे चीनी, आटा, चावल आदि से लेकर ताजी सब्जियां और फल तक शामिल हैं। इनमें से डिब्बाबंद या बोतलबंद उत्पाद मांस, मछली, समुद्री भोजन, दूध उत्पाद आदि भी शामिल हैं। स्वस्थ, सुरक्षित और स्वादिष्ट भोजन पकाने के लिए ये सभी खाद्य सामग्रियां आवश्यक गुणवत्ता की होनी चाहिए। भंडारण का महत्व। प्रत्येक सामग्री को कीमत दर देकर खरीदा जाता है। होटल व्यवसाय में रसोई के सामान खरीदने में बड़ी मात्रा में धन शामिल होता है। यह महत्वपूर्ण है कि इस पैसे का बुद्धिमानी से उपयोग किया जाए और बर्बाद ना किया जाए। रसोई के सभी वस्तुएं स्थायी नहीं होती हैं, अर्थात वे कुछ समय के बाद खराब हो जाती हैं या मानव उपयोग के लिए अयोग्य हो जाती हैं। वह समय जिसके दौरान घटक को सुरक्षित रूप से संग्रहित और उपयोग किया जा सकता है किसी उत्पाद का शेल्फ जीवन कहलाता है। इन सामग्रियों का उपयोग करके तैयार किए गए व्यंजनों की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए सामग्री की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण मानदंड है। भंडारण की तकनीक। भंडारण की तकनीक आपूर्तिकर्ता सप्लायर से होटल तक पहुंचने पर भोजन की ताजगी, समय की अवधि और वह तापमान जिस पर इसे खरीदने से पहले रखा गया था। खाद्य भंडारण क्षेत्रों का तापमान, खाद्य भंडारण क्षेत्रों में आर्द्रता का स्तर, खाद्य पदार्थ की विशेषताएं, अच्छे स्टोर के गुण। स्टोर ऐसे स्थान पर होना चाहिए कि अवधि, प्राप्ति क्षेत्र स्थल के साथ साथ रसोई विभाग भी आसानी से पहुंच सके। अच्छा हवा संचरण, परिसंचरण और पर्याप्त रोशनी भी होनी चाहिए। मक्खियों, चूहों, तिलचट्टों आदि जैसे कीड़ों से मुक्त हो और स्वच्छता बनी रहे। फिर रसोई वस्तुओं का भंडारण। सूखी सामग्री जैसे अनाज, दालें, चीनी, आटा, सूखे मेवे, नमक, मसाले, इन्हें खाद्य ग्रेड एयर टाइट कंटेनर में संग्रहित किया जाना चाहिए। फिर आते हैं अंडे, दूध और दूध उत्पाद। डेयरी उत्पाद वह वस्तुएं हैं जो दूध से प्राप्त होती हैं या उस पर आधारित होती हैं और इसमें क्रीम, दही, मक्खन, पनीर और आइसक्रीम शामिल है। अंडे, दूध और दूध से बने उत्पादों को रेफ्रिजरेटर में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान पर संग्रहित किया जाना चाहिए। फिर आता है ताजे फल, सब्जियां और जड़ी बूटियां। कई सब्जियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता नहीं होती है और वह उचित समय तक शुष्क कमरे के तापमान की स्थिति में अच्छी रहती हैं। सब्जी के प्रकार के आधार पर उनका भंडारण इस प्रकार किया जाता है। ठंडा और सूखा जैसे प्याज, आलू, लहसुन, केला, अनानास आदि, इन्हें लगभग 18 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाना चाहिए और इनके चारों ओर अच्छा वायु संचार होना चाहिए। फिर ठंडा और नम। अधिकांश सब्जियों और फलों के साथ साथ ताजी जड़ी बूटियों को रेफ्रिजरेटर में संग्रहित किया जाना चाहिए। इन्हें लगभग 5 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाता है। फिर गर्म और सूखी जैसे शकरकंद, सूखी गर्म मिर्च, ये सबको गर्म और सूखे उसमें रखना चाहिए। अब फिर ताजे मांस को 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाए और एक साफ थाली या ट्रे में रखा जाना चाहिए। फिर समुद्री भोजन, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है और इसे अतिरिक्त देखभाल के साथ संग्रहित किया जाना चाहिए। इसे 1 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद जमे हुए उत्पाद जैसे आइसक्रीम को 18 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित करना चाहिए।
डिब्बाबंद या बोतलबंद उत्पाद, खरीदी गई कई सामग्रियां डिब्बे या बोतलों में पैक की जाती हैं, जैसे कि टमाटर केचप, टमाटर प्यूरी, अचार, अनानास के डिब्बे, सॉस आदि। इन उत्पादों का भंडारण आवश्यकता के अनुसार लेबल किया जाता है। उन्हें निर्माता निर्देशों के अनुसार संग्रहित किया जाना चाहिए। वसा और तेल, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए सभी तेलों को वायुरोधी कंटेनरों में सील किया जाना चाहिए। उन्हें ठंडी अंधेरी जगह पर संग्रहित किया जाना चाहिए और गर्मी और धूप के संपर्क में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार उचित भोजन भंडारण स्वाद, रंग, बनावट और पोषक तत्वों को बनाए रखकर भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करता है और साथ ही भोजन से होने वाली बीमारियों की संभावना को भी कम करता है। फिर उसके बाद अच्छे स्टोर की मुख्य विशेषताएं क्या है? पहला क्वेश्चन है, तो अच्छे स्टोर की मुख्य विशेषताएं, अच्छे स्टोर की मुख्य विशेषताएं यही है कि वह जो भी सामग्री है, अच्छे स्टोर के गुण। देखो, स्टोर ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां अवधि प्राप्ति क्षेत्र स्थल के साथ साथ रसोई विभाग भी आसानी से पहुंच सके। अच्छा हवा संचरण, परिसंचरण और पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। अनाज, दालें, आटा आदि जैसे सूखे भंडारों में उपयुक्त आर्द्रता नियंत्रण प्रणाली का होना महत्वपूर्ण है। मक्खियों, चूहों, तिलचट्टों जैसे कीड़ों से वो जगह स्वच्छ, मुक्त और स्वच्छ होनी चाहिए। सामग्री को स्टोर करने के लिए सुरक्षित और पर्याप्त रैक वगैरह होनी चाहिए। और बोरियों या पैकेजों को फर्श पर छोड़ने से उनमें कीड़ों का संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है और भंडारण गृह गंदा भी हो जाता है। रसोई की वस्तुओं को उचित रूप में संग्रहित करने के लिए डीप फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर होने चाहिए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी स्टोर कीपिंग प्रणाली। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि पहले प्राप्त सामग्री पहले जारी की जाए और इस प्रकार उसका उपयोग पहले किया जाए। सर्वोत्तम या समाप्ति तिथियों की स्पष्ट लेबलिंग होनी चाहिए। इनकी सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। नियमित सफाई कार्यक्रम का पालन किया जाना चाहिए। ये सब क्या है? एक अच्छे स्टोर के गुण है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी उत्पाद की क्षय अवधि से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ है कि उस जो भी हम प्रोडक्ट या फिर खाने का कोई भी सामान, जैसे कि बिस्किट या ब्रेड या दूध, तो उसके एक्सपायरी जो डेट होती है, यानी हम उसको कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसकी क्षय अवधि कहलाती है। भोजन की लागत क्या है? फिर उससे अगला क्वेश्चन, वह कौन से कारक हैं जो किसी उत्पाद का भंडारण जीवन निर्धारित करते हैं? यदि हम किसी उत्पाद को अच्छे तरीके से भंडारित करेंगे, तो जैसे कि जो दाल या अनाज वगैरह है उसको हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो उसमें फफूंद वगैरह नहीं लगेगी, कीड़े नहीं लगेंगे, तो वो ज़्यादा समय तक चलेगा। ऐसे अगर हम जैसे उसको खुला छोड़ देंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए भंडारण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके जरिए हम जो उसके जीवन को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में अब इतना ही। अगले वीडियो में हम चैप्टर 10 रसोई संगठन के बारे में पढ़ेंगे।